बैक्टीरिया को दो क्लास में बांटा गया है, दो पार्ट में। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब किस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव किसको कहते हैं, और एक ग्राम स्टेनिंग क्या है उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखिए दो तरह की डाई होती है स्टेनिंग। बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए दो तरह की डाई ली जाती है, वॉयलेट डाई और रेड डाई। ठीक है, वॉयलेट डाई और रेड डाई। जो बैक्टीरिया वॉयलेट डाई से स्टेन करने पे वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, उस क्या होता है, वो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसने वॉयलेट डाई स्टेन ले लिया। और जिस बैक्टीरिया ने नहीं लिया वॉयलेट डाई स्टेन, रेड डाई स्टेन लिया, रेड दिखने लगा, उस बैक्टीरिया बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ारफ। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे और आगे भी आप ठीक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है सेल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है, एनसीईआरटी क्लास 11 यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8, और ये है लेक्चर नंबर 2। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 मैंने कंप्लीट कर दिया था और उसमें मैंने पढ़ा दिया था कि सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, डिस्क्राइब किया, सेल थ्योरी किसने दी, और सेल थ्योरी में किसने क्या एडिशन डाला, ओमनी सेलुला, ये बात किसने सेल थ्योरी में ऐड की। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। और सेल ऑर्गेनिज क्या होता है, ये भी बातें हमने पिछले वाले लेक्चर मतलब लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेक्चर नंबर 1 से शुरू कीजिए, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा और सब कुछ अच्छा सा डिटेल में समझ में आएगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दूंगा और आपका डाउट क्लियर करूंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल पे पहले हम बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। आप थोड़ा उसके अंदर जाके डिटेल में बात करेंगे। The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, and PPLO. PPLO means Pleuropneumonia-like organisms. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells. तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिन सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज नहीं होता, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, क्लोरोप्लास्ट हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ। ये सब सेल ऑर्गेनिज प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ये सारी ऑर्गेनिज मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, ब्लू ग्रीन अलगी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले ज़्यादा छोटे हैं, तो उनका साइज जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो यूकैरियोटिक सेल से काफ़ी छोटा होता है। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से रिप्लाई करते हैं। यूकैरियोटिक सेल के मुकाबले प्रोकैरियोटिक सेल बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया का जो 4 बेसिक शेप होता है उसकी बात करते हैं हम लोग। बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम। तो बैक्टीरिया का 4 शेप होता है। बैसिलस मतलब रॉड शेप बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया मतलब स्फेरिकल शेप बैक्टीरिया। कोकस बैक्टीरिया मतलब स्फेरिकल, मतलब कि इस टाइप का कोई भी शेप वो होता है कोकस। फिर होता है विब्रियो मतलब कोमा शेप का बैक्टीरिया, ऐसा जैसे नॉर्मल कोमा जो हम बनाते हैं ऐसा। ठीक है, तो विब्रियो मतलब कोमा शेप। और स्पाइरलम स्पाइरल एस टाइप का। ठीक है, स्पाइरलम स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। आया समझ में? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल is fundamentally similar
even though prokaryotes exhibit a wide variety of shapes and functions. तो यहाँ पर कह रहा है इंपॉर्टेंट बात ये कि प्रोकैरियोटिक सेल, जितने प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं लगभग उनका अंदर से इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है सिमिलर होता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोकैरियोटिक सेल का क्या होता है, लगभग सिमिलर होता है, सेम ऑर्गेनाइजेशन होता है, लेकिन उनके शेप अलग अलग हो सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया वो रॉड शेप भी हो सकते हैं, मतलब कि बैसिलस, कोकस शेप भी हो सकते हैं, मतलब कि स्फेरिकल, कॉमा शेप मतलब कि विब्रियो, और स्पाइरल शेप के हो सकता है मतलब कि स्पाइरलम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए इस पिक्चर पे, और ध्यान से पिक्चर दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में आ सकते हैं। ये है रेड ब्लड सेल आरबीसी, इसका शेप क्या है, राउंड एंड बाइकॉनकेव। ठीक है, ये राउंड होता है और बाइकॉनकेव होता है। ये है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, एमोबॉइड शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, एमोबॉइड जैसा। फिर आता है कोलुमनार एपिथेलियल सेल। कोलुमनार एपिथेलियल सेल कैसा होता है, लॉन्ग होता है और नैरो होता है। ये है नर्व सेल, ठीक है, जो कि ब्रांच्ड है और लॉन्ग है। देख सकते हो ब्रांचिंग इसमें, नर्व सेल में क्या देखते हैं, ब्रांचिंग देखने मिलती है, ब्रांच्ड होता है। फिर आता है यह है ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ देखने मिलता है, प्लांट में। ट्रैकिया जो इलोंगेटेड होता है, खींचा हुआ, लंबा ऐसा खींचा हुआ था। फिर है मेसोफिल सेल। मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल कहाँ होती है, लीफ में देखने मिलती है, पत्ते में, ग्रीन लीफ में मेसोफिल सेल देखने मिलती है। तो मेसोफिल सेल जो होता है राउंड होता है और ओवल होता है। तो ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तस्वीर को, पिक्चर को ध्यान में रखिए और उनके शेप को ध्यान में रखिएगा। All prokaryotes have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma. The fluid matrix filling the cell is the cytoplasm. There is no well-defined nucleus. तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है सभी के पास सेल वॉल होता है। ठीक है, जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है सबके पास सेल वॉल होता है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है, ऐसा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल देखने नहीं मिलता है। ठीक है, और ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है जिसका साइज मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 1 में बताया था कि 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है, साइज होता है माइकोप्लाज्मा का। और सेल के अंदर जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, सेल है इसके अंदर जो ये फ्लूइड जो भरा हुआ है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये जो स्पेस है साइटोप्लाज्म सेल के अंदर, और इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनली रहते हैं। ठीक है, मौजूद होते हैं। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेकेड, नॉट इन्वेलप्ड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जेनोमिक डीएनए, द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, many bacteria have small circular DNA outside the genomic DNA. तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन नहीं देखने मिलता, न्यूक्लियर एनवेलप देखने नहीं मिलता है न्यूक्लियस के ऊपर। इसलिए न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल जो है, डीएनए या क्रोमोसोम जो है, वो क्या होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता। आ रहा समझ में? तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट में, जो न्यूक्लियस उसमें जीनोमिक डीएनए देखने मिलता है। ठीक है, जो मतलब कि वैसा डीएनए जो सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है कि सेल कब डिवाइड करेगी, सेल कब प्रोटीन बनाएगी, ये इंफॉर्मेशन। अब इसके अलावा एक और डीएनए होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल में जीनोमिक डीएनए के अलावा प्रोकैरियोटिक सेल में एक और डीएनए होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोकैरियोट्स में दो तरह का डीएनए देखने मिलता है, एक होता है जेनोमिक डीएनए, ठीक है, और एक होता है प्लाज्मिड डीएनए। जेनोमिक डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और जेनोमिक डीएनए में वो कोडिंग होती है, वो इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल कब डिवाइड करेगा, कब प्रोटीन बनाएगा, सेल के जो भी का फंक्शन कर रहा है उसका इन्फॉर्मेशन जेनोमिक डीएनए में होता है। लेकिन जो
प्लाज्मिड डीएनए होता है, प्लाज्मिड डीएनए क्या करता है, प्लाज्मिड डीएनए जो है वो बैक्टीरियल सेल को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाता है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मतलब कोई खास तरह का एंटीबायोटिक है और वो एंटीबायोटिक जो है बैक्टीरियल सेल को क्या कर सकता है, मार सकता है। तो उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट में क्या होता है कि डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक कोड जो होता है वो प्लाज्मिड डीएनए में देखने मिलता है। ठीक है, आया समझ में। प्लाज्मिड डीएनए के पास क्या होता है, प्लाज्मिड डीएनए काम करता है कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है बैक्टीरियल सेल को, प्लाज्मिड डीएनए। ठीक है, दिस डीएनए कॉल्ड द प्लाज्मिड डीएनए। The plasmid DNA confers certain unique phenotypic character to such bacteria. One such character is resistant to antibiotics. याद रखिएगा ये। Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. और प्लाज्मिड डीएनए का और भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर किसी बैक्टीरिया को किसी खास तरह के एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बनाना, फॉर एग्जांपल मान लो कि एक एंटीबायोटिक ए है, अब एक बैक्टीरिया है उसको एंटीबायोटिक ए से रेजिस्टिव बनाना है, तो क्या करेंगे कि एंटीबायोटिक ए, जो जीन एंटीबायोटिक ए को रेजिस्ट करेगा उस जीन को क्या करेंगे हम लोग प्लाज्मिड डीएनए के साथ अटैच करा देंगे और फिर बैक्टीरिया में इंसर्ट करा देंगे। तो वो क्या होगा कि वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक ए से रेजिस्टिव हो जाएगा। आया समझ में। ठीक है, तो कोई भी जेनेटिक जीन जो है हम लोग क्या करेंगे, जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टिव है, एंटीबायोटिक रेजिस्ट करता है, वो जीन अगर बैक्टीरिया के प्लाज्मिड डीएनए में अटैच करा दे और बैक्टीरिया के अंदर दोबारा इंजेक्ट करा दे, तो वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक से क्या होगा, रेजिस्टिव हो जाएगा। आया समझ में। देखिए ये क्या है, ये है जेनोमिक डीएनए। ठीक है, यहां पे क्या होता है, जेनोमिक डीएनए, जेनेटिक क्रोमोसोम, जेनोमिक डीएनए। ठीक है, और ये कहां पे है, ये न्यूक्लियस में है। लेकिन देख रहे हैं आप यहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई भी न्यूक्लियर डेवलप देखने नहीं मिल रहा, कोई बाउंड्री नहीं देखने मिल रही। लेकिन प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो बाहर होता है न्यूक्लियस के, साइटोप्लाज्म देख सकते हैं, ये है प्लाज्मिड डीएनए और ये है जेनोमिक डीएनए। ध्यान से देख लीजिए तस्वीर को। नो ऑर्गेनेल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन द प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स, ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन called mesosome is a characteristic of the prokaryotes। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होती है वैसी कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में देखने नहीं मिलती एक्सेप्ट राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है वो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों में कॉमन देखने मिलता है। आ रहा समझे, राइबोसोम इज कॉमन इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। बस फर्क ये होता है कि राइबोसोम जो होता है यूकैरियोट्स में वो 80s राइबोसोम होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम यूकैरियोट्स में है और प्रोकैरियोट्स दोनों में है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स कोई भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, लेकिन राइबोसोम एक तरह का सेल ऑर्गेनेल है, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है राइबोसोम। ठीक है, आया समझ में। और एक यूनिक कैरेक्टर जो है प्रोकैरियोट्स का वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें कुछ फोल्डिंग देखने मिलती है, उस फोल्डिंग को बोलते हैं हम लोग मेसोसोम। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल बनाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का ये सेल वाल है, अंदर में है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन में ये उभार दिख रहा है, ये फोल्डिंग दिख रही है। ठीक है, इसी इनफोल्डिंग को बोलते हैं, ये जो इनफोल्डिंग दिख रही है ये छोटी छोटी गोल गोल इनफोल्डिंग जो है, ये इनफोल्डिंग क्या है, इसको बोलते हैं मेसोसोम, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही देखने मिलता है। ठीक है, आगे बात करेंगे मेसोसोम का क्या फंक्शन होता है उस पर हम लोग।
दे आर एसेंशियल इन फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. Cell envelope and its modification. Most prokaryotic cell, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. This cell envelope consists of a tightly bound three-layered structure, that is, outermost glycocalyx, followed by the cell wall, and then the plasma membrane. तो याद रखिए, प्रोकैरियोटिक सेल, ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि एक सेल इन्वेलप देखने मिलता है. अब सेल इन्वेलप क्या है? असल में सेल इन्वेलप जो है 3-4 लेयर के कॉम्पोजिशन को बोलते हैं, सेल इन्वेलप टुगेदर बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल है, उसमें सेल वॉल होता है. ठीक है, सेल वॉल से ऊपर एक और लेयर होती है, उसको कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, और सेल वॉल से नीचे जो लेयर होती है वो होता है सेल मेम्ब्रेन. तो सेल वॉल से ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल से नीचे क्या होता है? सेल वॉल से नीचे सेल मेम्ब्रेन. तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड द सेल मेम्ब्रेन, तीनों लेयर मिल करके क्या कहलाती है? सेल इन्वेलप. तीनों लेयर मिलकर क्या फॉर्म करती है? सेल इन्वेलप ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल. आया समझ में? अब ये तीनों लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है. Although each layer of the envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into two groups on the basis of the differences in the cell envelopes and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Gram-Weiss. Those that take the gram stain are gram-positive and the other do not, called the gram-negative bacteria. अब बात आती है कि बैक्टीरिया को दो क्लास में बांटा गया है, दो पार्ट में. एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव. अब किस बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव बोलते हैं, ग्राम पॉजिटिव किसको कहते हैं, और एक ग्राम स्टेनिंग क्या है उसकी बात करते हैं. ठीक है, देखिए, दो तरह की डाई होती है स्टेनिंग. बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए दो तरह की डाई ली जाती है, वॉयलेट डाई और रेड डाई. ठीक है, वॉयलेट डाई और रेड डाई. जो बैक्टीरिया वॉयलेट डाई से स्टेन करने पे वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, उस क्या होता है, वो बैक्टीरिया वॉयलेट कलर का दिखने लगता है, उस बैक्टीरिया को बोलते हैं हम लोग ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि इसने वॉयलेट डाई स्टेन ले लिया. और जिस बैक्टीरिया ने नहीं लिया वॉयलेट डाई स्टेन, रेड डाई स्टेन लिया, रेड दिखने लगा, उस बैक्टीरिया बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आया समझ में? Glycocalyx differ in composition and thickness among different bacteria. It could be loose sheath called slime layer and some of this thick and tough called the capsule. ठीक है, तो याद रखिए, ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो किसी किसी बैक्टीरिया में एक पतला लूज शीट के फॉर्म में होता है, थिन लूज शीट के फॉर्म में होता है. तो उस ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर. ठीक है, और ग्लाइकोकैलिक्स जो है जिस बैक्टीरिया में थिक, मोटा मतलब थिक और थिक होगा और टफ होगा, लूज नहीं होगा, थिक और टफ होगा, उस ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर को बोलेंगे हम लोग कैप्सूल. आया समझ में? The cell wall determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. अब देखिए, बात करते हैं सेल वाला क्या काम है. तो सेल वाल जो होता है बैक्टीरिया में, वो क्या करता है? सेल वाल जो है सेल को शेप प्रोवाइड करता है. सेल वाल क्या करता है? सेल वाल जो है सेल को शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि सेल जो है वो फट नहीं जाए या कोलैप्स नहीं कर जाए. ठीक. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? सेल वाल नीचे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करता है कि वो डिसाइड करता है कि सेल के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, कौन सा मॉलिक्यूल नहीं आएगा. ठीक है, तो सेल वाल के नीचे जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको कह सकते हैं, वो क्या करता है
कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा मॉलिक्यूल सेल के अंदर अलाउ है, कौन सा मॉलिक्यूल अलाउ नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन वो सिलेक्टिवली परमेबल होता है नेचर में, ठीक है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। तो यहां पर यह बात कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है प्रोकैरियोट्स की, वो यूकैरियोटिक सेल की सेल मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों की सेल मेम्ब्रेन जो होती है सिमिलर होती है। A special membranous structure is the mesosome, which is formed by extension of the plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamellae. अब आगे मेसोसोम वाली बात पे। तो मेसोसोम जो होता है वो इसका फंक्शन क्या होता है उसकी बात करते हैं। मेसोसोम जो है वो वेसाइकल्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में भी हो सकता है और लेमेली के फॉर्म में भी हो सकता है। तो मेसोसोम जो है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन मतलब कि डीएनए का कॉपी तैयार करने में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल मतलब कि जो सेल डिवाइड करती है, जो नई सेल बनती है छोटी छोटी, उसको बोलते हैं डॉटर सेल। तो डॉटर सेल के डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है मेसोसोम। और मेसोसोम रेस्पायरेशन में हेल्प करता है, सेक्रेशन में हेल्प करता है और सरफेस एरिया जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बढ़ा देता है और एंजाइमेटिक कंटेंट को भी स्टोर करके रखता है मेसोसोम। तो मेसोसोम जो है एक तरह से बोले हम लोग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि मेसोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोट्स में एक तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो मेसोसोम जो है प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया there are other membranous extension into cytoplasm called chromatophores which contain pigments। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ रहा है, कुछ प्रोकैरियोट जैसे साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, तो उसमें मेसोसोम की जगह पे क्या होता है, मेसोसोम की जगह पे क्रोमैटोफोर्स देखने मिलता है, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया में मेसोसोम की जगह पे क्रोमैटोफोर्स देखने मिलता है। फर्क क्या है मेसोसोम में और क्रोमैटोफोर्स में? क्रोमैटोफोर्स में पिगमेंट भी होता है, ठीक है। क्रोमैटोफोर्स पिगमेंट कंटेन करता है, लेकिन मेसोसोम पिगमेंट कंटेन नहीं करता। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। तो बैक्टीरियल सेल जो है वो मूव कर भी सकता है और मूव नहीं भी कर सकता है, ठीक है। अगर बैक्टीरियल सेल जो है मूव करेगा तो उसके पास एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, फ्लैजेला। अगर बैक्टीरियल सेल मूव करने वाला होगा तो बैक्टीरियल सेल के पास एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा, फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला जो है उसका भी 3 पार्ट देखने मिलता है, फिलामेंट, हुक और बसल बॉडी। देखते हैं फिगर कैसा होता है। देखिए ये जो है फ्लैजेला है, ये लंबा लंबा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला फ्लैजेला, ये वाला सॉरी, ये जो दिख रहा है ये लंबा वाला, ये फ्लैजेला है, ठीक है। तो फ्लैजेला जो है उसको जूम कर देखे तो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। फ्लैजेला का ये सबसे बाहरी पार्ट है जो है फिलामेंट, ठीक है। ये है हुक और ये है बसल बॉडी। आ रहा समझ में? The filament is the longest portion and extend from the cell surface to the outside। तो फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट फ्लैजेला का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है वो होता है फिलामेंट, जो कि सेल के सरफेस से शुरू होता है और सेल के बाहर तक जाता है। देखिए यहां से शुरू हुआ, ये यहाँ सेल के सरफेस से और आउटसाइड एक्सटेंड कर रहा है। तो फ्लैजेला का सबसे लॉन्गेस्ट पोर्शन जो होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो होता है फिलामेंट, ठीक है। तो अब बात करते हैं फ्लैजेला के अलावा, बिसाइड्स फ्लैजेला, पिली एंड फिमरियाई आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ए रोल इन मोटिलिटी। द पिलाई आर elongated tubular structure made of a special protein। देखिए फ्लैजेला के अलावा और भी स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, होता है पिलाई और फिमरियाई, ठीक है। जिसमें से
पिलाई जो होता है वो एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है पिलाई, जो कि स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बना हुआ होता है। फ्यूमरियाई जो होता है वो ब्रिसल लाइक होता है, छोटा छोटा होता है ऐसा, ठीक है, छोटा छोटा। और पिलाई कैसा होता है, पिलाई थोड़ा लंबा होता है। और फ्लैजेला सबसे लंबा। आ रहा समझ में? सबसे छोटा वाला क्या है, फ्यूमरियाई। जो थोड़ा लंबा है उससे हेयर लाइक है वो क्या है, पिलाई, ठीक है। और जो सबसे लंबा वाला क्या है वो है फ्लैजेला। आ रहा समझ में? In some bacteria, they are known to have attached the bacteria to rocks in stream and also the host tissue. तो फ्यूमरियाई जो होता है वो बैक्टीरिया को हेल्प करता है पत्थरों से अटैच होने में, रॉक से, पत्थर से अटैच होने में, या फिर किसी भी होस्ट टिश्यू से अटैच करना होना है बैक्टीरिया को, तो वो फ्यूमरियाई के जरिए अटैच होगा। तो फ्यूमरियाई जो होता है वो ब्रिसल लाइक होता है, शॉर्ट फाइबर है, वो बैक्टीरिया के सरफेस पे देखने मिलता है फ्यूमरियाई, ठीक है। फ्यूमरियाई जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों में देखने मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्यूमरियाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया में देखने मिलता है। पिलाई जो होता है वो फ्यूमरियाई थोड़ा लंबा होता है, लॉन्ग हेयर लाइक ट्यूबुलर माइक्रोफिलामेंट है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोफिलामेंट है पिलाई, ठीक है। यह भी बैक्टीरिया के सरफेस पे ही होता है। और पिलाई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने मिलता है। तो याद रखिएगा फ्यूमरियाई जो है वो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों बैक्टीरिया में देखने मिलता है, लेकिन पिलाई जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखने मिलता है, याद रखिएगा। फ्लैजेला आर लॉन्ग थिन अपेंडेजेस फ्री एट वन एंड एंड अटैच टू द सेल एट द एंड। तो फ्लैजेला क्या होता है, फ्लैजेला जो है सबसे लंबा स्ट्रक्चर, सबसे लंबा होता है, पिली और फ्यूमरियाई से दोनों से लंबा होता है। एक एंड पे वो फ्री होता है, ऐसे लहरा रहा होता है, दूसरे एंड से वो सरफेस पे अटैच होता है, दूसरे एंड से वो सरफेस पे अटैच होता है बैक्टीरिया के। फ्लैजेला actually extend from the interior of the cell body. They are mostly composed of flagellin protein. Pili are short, thick and straight hair-like surface appendages. अगर फ्लैजेला को थोड़ा डीप मीनिंग में जाके इंटरनली देखें हम लोग, तो फ्लैजेला जो होता है वो बॉडी के प्रोकैरियोटिक सेल के बॉडी के अंदर से बाहर, अंदर से ग्रो कर रहा होता है, उसके बाद सेल सरफेस पर आकर के वो बाहर ग्रो करता है, ठीक है। फ्लैजेला जो है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। पिलाई जो होता है वो छोटा होता है फ्लैजेला के मुकाबले, और वो थिक हेयर लाइक सरफेस अपेंडेजेस है पिलाई। पिलाई जो है जैसे मैंने आपको बताया कि हेयर लाइक अपेंडेजेस है, सरफेस अपेंडेजेस है पिलाई। फ्लैजेला क्या है, फ्लैजेला लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है, जो कि इसका ग्रोथ जो होता है शुरू होता है बॉडी के अंदर से, देख सकते हैं यहाँ पे फिगर देखिए, फ्यूमरियाई ये है फ्यूमरियाई। उससे लंबा जो थोड़ा थिक स्ट्रक्चर देखने मिल रहा है, हेयर लाइक थिक स्ट्रक्चर जो है ये है पिलाई, देख रहे हैं। और जो सबसे लंबा वाला है यही है फ्लैजेला। आ रहा समझ में? देख लीजिए फिगर ध्यान से। सबसे छोटा वाला फ्यूमरियाई है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर, पिलाई हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, थोड़ा थिक होता है। और फ्लैजेला जो सबसे लॉन्ग स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं, ये भी फ्लैजेला ही है, ये है पिलाई और छोटा वाला फ्यूमरियाई। तो ओके फ्रेंड्स, लेक्चर नंबर 2 आज का इतना ही था। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। ओके फ्रेंड्स।